बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का इक्विलिब्रियम का एक और थर्ड लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जहां आपने टॉपिक छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके बाद के सी वैल्यू, फिर उसके बाद के पी वैल्यू, के एक्स वैल्यू, के एन वैल्यूज, इनके कुछ प्रॉब्लम भी किए थे और उसके बाद उनके एक्सप्रेशंस भी किए थे, इक्वेशंस भी की थी और इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये तो आपने कर लिया था। तो आज हम एक नए और टॉपिक के साथ यहाँ पर आ रहे हैं एंड दैट वन इज, वो है आमतौर पर यानी सिंपल टर्मिनोलॉजी में रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन के सी एंड एंड क्यू सी वैल्यूज। यानी दो वैल्यूज हैं, ये अमूमन हमें मिलती हैं। एक होती है कैसी वैल्यू और दूसरी कौन सी है, क्यूसी वैल्यू है। तो केसी और क्यूसी वैल्यूज जो हैं, ये इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये हमारी किस काम की है और कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं केसी वैल्यू। तो केसी वैल्यू जो है इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड, यानी हम हासिल कर लेते हैं, ऑब्टेन्ड बाय किससे, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन। रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, किसका रेशो ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए उस वक्त जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का रेशो होगा, यही क्या कहलाएगा, केसी वैल्यू कहलाएगा। केसी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी कैलकुलेट होती है जब कंसंट्रेशन और रिएक्शन कहां पर पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पर हो, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, तभी कैसी वैल्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से मालूम होती है या मिल जाती है। ये कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है तो ये वैल्यू कभी भी आप उसको कैसी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कैलकुलेट तो कर लोगे लेकिन उसको कैसी वैल्यू नहीं बोलते। अब दूसरी चीज, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैसी वैल्यू तो नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्यूसी वैल्यू। अब क्यूसी जो है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट या रिएक्शन कोटेंट भी इसको बोला जाता है। रिएक्शन कोटेंट भी इसको आप बोलते हैं। तो ये कोशेंट या कोटेंट से हमारी क्या मुराद होती है, क्यूसी असल में ये भी क्या है, ये भी रेशो है, रेशो ऑफ क्या, कंसंट्रेशन। ये भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन। यहां कोई पाबंदी नहीं है, इक्विलिब्रियम है नहीं है, स्टैब्लिश हुई है नहीं हुई है, कोई बात नहीं। आप जो भी अमाउंट आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मिली हुई है, लेस है, मोर है, इक्वल है, नहीं है, आप वो वैल्यूज उठा लो और उनके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। जो भी आंसर मिलेगा उसको हम क्यूसी बोलेंगे। सिर्फ केसी तब बोलेंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। अगर ये किसी भी टाइम हम निकालते हैं, हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम है या नहीं, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये कहलाती है रिएक्शन कोशेंट या रिएक्शन कोटिएंट, इसको बोला जाता है। अब ये आपस में इनका
क्या होता है, रिलेशन होता है क्यूसी का केसी के साथ या केसी का क्यूसी के साथ रिलेशन होता है। तो ये तीन रिलेशंस जो हैं वो बनते हैं वैल्यू के, यानी क्यू सी वैल्यू ये इक्वल हो सकती है किसके, के सी वैल्यू के। किसकी वैल्यू के बराबर हो सकती है, 100% ये वैल्यू और ये वैल्यूज क्या हो जाए, ये सेम हो जाए, ऐसा भी होता है। और नंबर टू के क्यू सी वैल्यू जो है ये लेस है किसकी वैल्यू से, के सी की वैल्यू से, ऐसा भी हो सकता है। या फिर थर्ड कंडीशन में ऐसा भी होता है कि क्यू सी वैल्यू बहुत लार्ज होगी और उसके मुकाबले में के सी वैल्यू क्या होगी, वो स्मॉल होगी। तो ये भी मुमकिन है। इसका मतलब है तीन कंडीशंस है, के सी और क्यू सी वैल्यू इक्वल हो जाए, के सी और क्यू सी वैल्यूज, के सी स्मॉल के सी वैल्यू लार्ज, क्यू सी वैल्यू उसी सेम रिएक्शन के लिए बहुत क्या है, लार्ज हो, लेकिन के सी उसके मुकाबले में कम हो। तो हर दफे के सी वैल्यू आपको हर रिएक्शन की मिलेगी, क्यू सी आप खुद कैलकुलेट करोगे। तो फिर क्या कंडीशन होगी, अब अगर इन केस क्यू सी वैल्यू और के सी वैल्यूज इक्वल हैं तो इसका मतलब है यहां पर इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम जो है इज इस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, ठीक है। दोनों रिएक्शन इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं। इन केस अगर क्यूसी वैल्यू स्मॉल है, केसी वैल्यू उससे बड़ी है एक रिएक्शन के लिए, समझो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है। जब तक नहीं पहुंचता तब तक सिर्फ फॉरवर्ड ने ही चलना है, ज्यादा अमाउंट से, ज्यादा वेलोसिटी से, और जब तक चलना है जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। तो इन दिस केस हमें याद रखना है कौन सा रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो चल रहा है और अभी इक्विलिब्रियम तक इसने पहुंचना है, फिर रिवर्स ने स्टार्ट होना है। तो कैसी वैल्यू तक पहुंचना है, तो क्यूसी स्मॉल थी। अब अगर क्यूसी वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश भी हुई थी, फिर भी रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे चलता रहा, लार्ज अमाउंट हो गई प्रोडक्ट्स की। अब यहां पर रिएक्शन कौन सा चलना चाहिए, रिवर्स रिएक्शन, या फिर यूं कह लो जो हमारे बुक्स में लिखा होता है बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो चलेगा। और ये ऑलमोस्ट उस वक्त तक चलेगा जब तक फिर दोनों साइड्स पे क्या हो जाए, अमाउंट इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए, अमाउंट इक्वल हो जाए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई इस तरह होता है या नहीं। तो इसके लिए हम यहां पर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी फॉर ए रिएक्शन, एक हमारे पास रिएक्शन है और वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब ये कहता है के सी वैल्यू इस रिएक्शन की है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी है, ये है 16 इंटू 10 पावर कितना है 10, ये है इसकी कंसंट्रेशन का केसी वैल्यू, ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम। अब ये कहता है इफ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ क्या ए एंड बी आर, ए और बी दोनों इक्वल हैं बट कितनी है, 2 इंटू 10 पावर 2 मोल पर डीएम क्यूब है, एंड और सी एंड डी यानी प्रोडक्ट्स जो है इनकी कंसंट्रेशन जो है वो है 3 इंटू 10 पावर 6 है, और यहां भी यूनिट कौन सा है, मोल पर डीएम क्यूब है। तो अब ये कहता है कि प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये बताओ कि
रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा उसको देखना है। तो हम सबसे पहले इसका रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाएंगे। केसी वैल्यू तो मिली हुई है, बस हमें अब क्यूसी वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले कंसंट्रेशन लिख लेंगे, फिर रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे इसी प्रॉब्लम से, यही जो अभी हमें मिला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए की कंसंट्रेशन बराबर है बी के, और ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन हमें मिली हुई है 2 इंटू 10 पावर 2 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये इतना डीएम क्यूब है, और उसके बाद सी और डी दोनों की इक्वल है, लेकिन कितनी मिली हुई है 3 इंटू 10 पावर कितने हैं 6 मोल पर डीएम क्यूब। और केसी वैल्यू हमें मिली हुई है कितनी 2 इंटू 10 पावर 2 है 25 डिग्री पर, और सॉरी 16 इंटू कितनी है 16 इंटू 10 पावर 10 है, ये केसी वैल्यू। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि रिएक्शन, बस केसी तो मिला हुआ है, अब क्यूसी कैलकुलेट करो। तो क्यूसी के लिए कोई पाबंदी थोड़ी है कि आप पहले कैलकुलेट करें या बाद में, जब भी चाहें। तो पहले क्यूसी, क्यूसी के लिए रेट एक्सप्रेशन वैसे ही बनाओगे जैसे केसी का बनाते, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, मोल अगर होंगे तो पावर में, 1 मोल है तो बस कुछ भी नहीं रखेंगे, अपॉन में फिर जो है ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर कितना है 6, और उसके बाद डी की वैल्यू भी यही 3 इंटू 10 पावर 6 है। अब अपॉन में जाएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 पावर कितना है 2 है, और दूसरे की भी 2 इंटू 10 पावर कितना है 2 है। तो ये यहाँ पर ये लिया जाएगा, कंसंट्रेशन ली जाएगी, तो ये इस तरीके से कंसंट्रेशन बन सकती है। तो अब हम 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा, और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 होगा। हम वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन रही है क्यूसी की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप आगे लिख सकते हो। क्यूसी 3 इंटू 3 होगा 9, और उसके बाद 10 इन 10 दोनों का 6 है, तो 10 पावर कितना कर दोगे 12 कर दोगे, और उसके बाद जो है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 10 इंटू 10 हो जाएगा 2 पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 डिवाइड करेगा 9 को, हाउ मेनी टाइम्स 1, ठीक है, सॉरी 2, 2 4 द 8, बाकी बचेगा 1 नहीं जाएगा, फिर हम इसको लगा देंगे क्या 0 20, तो 2 पॉइंट तकरीबन हमारा आंसर 5 आ रहा है, क्योंकि 2 4 द 8, बाकी बचेगा 1, अब 1 पे नहीं जा रहा तो उसको लगा देते हैं 0 10, अब ये फिर 2.25 तकरीबन, तो आंसर क्यू सी का आ रहा है 2.25। अब ये पावर ऊपर ले जाए, यहाँ 12 है और ये 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस के 12 में से हमने ये माइनस के 4 कर लिए माइनस, तो बाकी हमारे पास पावर कितना बचा 10 पावर 8 बचा। कितना बचा हमारा 10 पावर 8, ये देखो यहाँ पे ये हमने यानी कि वैल्यूज पुट की, अब जो है प्रोडक्ट के ऊपर रखी, रिएक्टेंट की नीचे, फिर हमने डिवाइड किया, आंसर निकाला। अब इस कंसंट्रेशन का आंसर, इसका हमें कितना आंसर मिल रहा है यहां मैं लिखता हूं, शायद नीचे हो सकता है आपको नजर ना आए। तो पहले था क्यू सी, क्या था क्यू सी, तो क्यू सी में 3 इंटू 10 पावर 6, ठीक हो गया, फिर 3 इंटू 10 पावर
6 हो गया प्रोडक्ट्स का, अपॉन में रिएक्टेंट्स का 2 इंटू 10 पावर 2 हो गया, और फिर अगेन 2 इंटू 10 पावर 2 हो गया। तो अब हम देखते हैं 3 3 द 9, 2 2 द 4, यहाँ 10 पावर 12 है, अपॉन में 10 पावर 4 है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, 2 4 द 8, बाकी बचेगा 1 नहीं जाएगा, 10, फिर 2 4 द 8, बाकी बचेंगे 2, 0 लगा देंगे, 5, 2.25 हो गया। अब यहाँ 10 पावर ऊपर ले जाते हो 4, तो वो 12 में से -4 पावर माइनस में चला जाएगा, बेस सेम है। तो अब देखो बचता क्या, तो 12 है प्लस के और माइनस के कितने हैं, 4 हैं, तो हमने माइनस किया तो 2.25 10 पावर कितना हो जाएगा, 8, ये है हमारी क्यूसी वैल्यू। और आपके पास केसी की वैल्यू थी। अब केसी की वैल्यू जो है वो आपने अभी लिखी है, वो थी 2 इंटू 10 पावर कितना था, यहां पे 16 इंटू 10 पावर था 10, तो खुद आप देख लो, ये 10 पावर 10 है, ये 10 पावर 8 है, तो इसका मतलब है यहाँ के सी वैल्यू लार्ज है और क्यू सी वैल्यू क्या है, ये स्मॉल है। तो अगर क्यू सी वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है। तो यहां स्मॉल अमाउंट बनी है किसकी, ऑफ प्रोडक्ट्स की। तो अभी रिएक्शन ने आना है और प्रोडक्ट मजीद बनानी है, ताकि प्रोडक्ट्स इतनी बन जाए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होकर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़कर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। तो जहां भी क्यूसी की स्मॉल वैल्यू आ जाए तो समझो अभी प्रोडक्ट्स और बनेंगे, जब तक बनेंगे जब तक क्यूसी और केसी बराबर हो जाए। तो इसलिए ये फिर हमें अभी रिएक्शन समझो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये हमेशा स्मॉल अमाउंट की तरफ नहीं चल, ये लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ चलता है। तो इसका मतलब आप क्या लेंगे, इसका मतलब ये लेंगे कि यहां पर अभी तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुई, यानी इन दिस केस, इस सूरत में ओनली सिर्फ कौन सा रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, यानी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है टिल, और ये तब तक प्रोसीड करता रहेगा टिल जब तक क्यूसी एंड केसी वैल्यूज बिकम इक्वल, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और हम यूं कहेंगे अगर ये इक्वल हो गई तो फिर इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर क्यूसी की वैल्यू लार्ज आ जाए तो फिर समझ लो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं चल रहा, प्रोडक्ट काफी बन चुके हैं, रिएक्टेंट से भी ज्यादा बन चुके हैं, फिर रिवर्स चलेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हम समझेंगे कि अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रहा है, दोनों रिएक्शन चल रहे हैं, रिवर्स भी चल रहा है और फॉरवर्ड भी चल रहा है। तो ये है क्यूसी और के सी का रिलेशनशिप, जिससे हम बआसानी ये बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन चलेगा और कौन सा रिएक्शन नहीं चलेगा, तो एस्टिमेट हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, क्या उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं यानी हम नहीं चाहते कि इक्विलिब्रियम चल रही है, हम नहीं चाहते वो चले, हम या फॉरवर्ड रिएक्शन या हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए होती है, समटाइम हमें वापस सिर्फ रिएक्टेंट्स चाहिए। तो क्या ऐसा मुमकिन है
कि आप इक्विलिब्रियम को खत्म करके उसको किसी एक डायरेक्शन में चलाएं, तो हाँ ऐसा हो सकता है। और ये कौन बताएगा हमें? एक साइंटिस्ट का नाम था ली चैटलियर। उसने तरीका बता दिया कि ऐसा कर सकते हो आप लोग कि रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को किसी एक डायरेक्शन में चलाओ, उस इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ का रिएक्शन खत्म कर दो, किसी एक तरफ का खत्म कर सकते हो। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ इसी टॉपिक को लेंगे और इस टॉपिक को हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम, यानी वो बातें, वो फैक्टर जो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करते हैं। इसी टॉपिक को एक्सप्लेन किसने किया था? ली चैटलियर ने। तो इसलिए हम इसको, एग्जाम्पल को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके उसूल के मुताबिक ये हो सकता है। अब ये कहता है, लेट सपोज ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रहा है और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसके किसी एक डायरेक्शन में, जब फॉरवर्ड चल रहा है तो फिर आपको पता है इन केस फॉरवर्ड अगर चल रहा है तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इन केस अगर रिवर्स चल रहा है तो रिएक्टेंस बन रहे हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं भाई ये रिएक्शन सिर्फ रिवर्स चले, तो फॉरवर्ड को क्या करना है? रोकना है, मुझे रोकना है, ब्लॉक करना है। तो क्या करूं? अब हाथ से तो नहीं रोक सकता, मैं इसमें कोई ना कोई क्या करूंगा? रुकावट डालू, इसके फॉरवर्ड रिएक्शन के रास्ते में रुकावट डालू। इसमें कोई, मैं क्या करूंगा? कोई इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, मैं इसमें कोई कैटलिस्ट मिला दूंगा, मैं इसके रास्ते में रुकावट पैदा करूंगा या इसके रास्ते में दबाव पैदा करूंगा, जिससे ये रिएक्शन रुक जाएगा। पर मुकम्मल इक्विलिब्रियम खत्म नहीं होगा, दोनों रिएक्शन ही रुकेंगे। मैंने रोका है फॉरवर्ड को, मैंने दबाव डाला है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड तो रुकेगा। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उस फॉरवर्ड रिएक्शन के रास्ते में रुकावट आ गई है ना, लेकिन उसका एक रास्ता तो चल रहा है ना, रिवर्स तो उसका चल रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम मेरे इस पैदा करदा रुकावट का मुकाबला करेगा, और ये अपने आप को, फॉरवर्ड में तो मैं इसको चलाने नहीं दे रहा, लेकिन रिवर्स को मैंने नहीं रोका है। तो अब इसने उस वक्त तक रिवर्स में चलते रहना है जब तक कि ये जो फॉरवर्ड में मैंने रुकावट डाली है ये खत्म ना हो जाए। और इक्विलिब्रियम हमेशा इसी तरीके से एक तरफ होने वाली रुकावट का मुकाबला करता है, और ये उस वक्त तक अपने को अपोजिट में चलाता है। फॉरवर्ड में रुकावट है तो रिवर्स में चलना शुरू कर देता है, रिवर्स में रुकावट है तो फॉरवर्ड भी चलना शुरू करता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो इस उसूल को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या बोलते हो इसको? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलते। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं, इस उसूल को देखते हैं, तो फिर इफ इन स्ट्रेस, एक किस्म का दबाव, इफ अ स्ट्रेस, यानी हमने क्या किया? दबाव पैदा किया, स्ट्रेस, और कंस्ट्रेंट या रुकावट पैदा की। कंस्ट्रेंट इज ब्रॉट इन एनी डायरेक्शन ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रहा था, हमने उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर दी, दबाव पैदा कर दिया। ठीक है। तो फिर
क्या होगा, अब ये इक्विलिब्रियम जो है वो मेरे इस दबाव, इस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको ये अच्छा नहीं लगा, उसने मुकाबला किया। फॉरवर्ड में स्ट्रेस थी, फॉरवर्ड में रुकावट थी, तो रिवर्स चलेगा। रिवर्स में रुकावट है तो फॉरवर्ड चलेगा, जब तक ये रुकावट खत्म नहीं होती। तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी जो इक्विलिब्रियम है ओपोजिस, ये क्या करता है, ओपोज करता है दैट कांस्टेंट, इस रुकावट का मुकाबला करता है, एंड रन्स, और चलता रहता है, ठीक है, चलता रहेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस में चलना शुरू कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, रन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, टिल, उस वक्त तक चलता रहेगा, टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम इज क्या हो जाती है, री इस्टेब्लिश्ड, ये दोबारा री इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक क्या होगा, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाता रहेगा। तो यानी किसी एक डायरेक्शन में रुकावट या दबाव डाल दो तो फिर उस तरफ चलने वाले रिएक्शन में रुकावट आ गई तो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऑपोजिट चलाना शुरू करेगा, और ये जब तक चलाएगा जब तक के वो रुकावट या दबाव रिएक्शन पर से खत्म ना हो जाए, तब तक ये ऐसा करता रहेगा। तो अब ये कौन सी चीजें हैं जो, क्या हम रिएक्शन को हाथ से रोकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। रिएक्शंस जो हैं वो कुछ कंडीशंस में चलते हैं, बस हम रिएक्शन की किसी एक कंडीशन को चेंज कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में चलने वाला रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा। और जब ये अपने आप रुक जाएगा तो फिर उस फैक्टर को, जब तक उस फैक्टर को वो कम करता जाएगा। तो हमने कौन सा, मतलब रिएक्शन को रोकने का तरीका करना है, हमें रिएक्शन में किसी एक कंडीशन को चेंज करना है। मतलब वो एक फिक्स टेम्परेचर पे चल रहा है तो टेम्परेचर चेंज कर दें, वो एक फिक्स प्रेशर पे चल रहा है तो प्रेशर में चेंज कर दें, वो एक फिक्स कंसंट्रेशन पे चल रहा है तो कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, उसमें कोई एक कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट को चेंज कर दें। तो ऐसा होता है। तो आप इनमें से कोई एक कंडीशन भी चेंज करोगे तो फिर रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम का किसी एक डायरेक्शन का रोका जा सकता है। और इन्हीं चीजों को जिनको हम चेंज करेंगे, जिनमें रिएक्शन चल रहा है, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको, कांस्टेंट फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे हम यही फैक्टर्स देखते हैं कि ली चैटिलियर ने कौन कौन सी बातें बताई हैं जिनसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम रोक सकते हैं। तो फैक्टर्स जो हैं उनमें पहला फैक्टर किसका है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ चेंज, चेंज इन, किसमें, कंसंट्रेशन। हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, रिएक्टेंट की अमाउंट या प्रोडक्ट की अमाउंट जो मोल्स में होती है, इससे भी चेंज हो सकती है। दूसरा कौन सा होगा, यानी इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। हमने अगर टेम्परेचर को चेंज किया तो भी इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा। और उसके बाद अगर इन केस हमने क्या किया, इफेक्ट, यानी हमने इफेक्ट जो है देखा ऑफ प्रेशर चेंज, यानी हमने प्रेशर को चेंज किया तो भी इक्विलिब्रियम पे असर पड़ेगा। और आखिरी जो है वो होगा इफेक्ट, यानी आप इफेक्ट देखोगे ऑफ
कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट को भी चेंज कर दो तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसका मतलब है ये चार फैक्टर्स हैं कि जो हमारे किसी एक रेडीमेड एक एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, टोटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, कंप्लीटली उसको डैमेज कर सकते हैं, किसी एक तरफ उसको चला सकते हैं और किसी एक तरफ उसको रोक सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ एक फैक्टर को डिटेल्स के साथ लेंगे, बाकियों का हाल फिलहाल हम नहीं ले रहे, उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे क्योंकि काफी डिटेल्स में होगा। तो हमारा एक ही फैक्टर यहां पर आएगा एंड दैट फैक्टर इज, वो कौन सा वाला है, फर्स्ट फैक्टर है एंड इट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। यानी अगर हम इनके कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल होती है। तो कंसंट्रेशन क्या है आपको पता है, कंसंट्रेशन हम बोलते हैं अमाउंट को, और ये अमाउंट चाहे रिएक्टेंट की हो या फिर किसकी हो, प्रोडक्ट की। कंसंट्रेशन मींस ये जो है असल में क्या है, अमाउंट है किसका, या तो प्रोडक्ट्स का है या फिर ये किसका है, रिएक्टेंट्स का है, जो कि होता किस में है, कैलकुलेट किस में करते हो, मोल पर डीएम क्यूब। अब देखो, लेट सपोज मैं आपको यहां पे कंसंट्रेशन यहां पे मैं करता हूं भाई, H2 है हाइड्रोजन और ये है नाइट्रोजन, ठीक है, और 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का है, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं अमोनिया के। किसके मोल बना रहे हैं, अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं। तो अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश हो गया। अब याद रखो यहां कंसंट्रेशन एक लेवल में है, एक रेशो के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट पे चल रहे हैं। अब मैं जिस तरफ भी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा ना, तो इक्विलिब्रियम का या रिएक्शन का उसूल है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चलता है, ये लोअर से कभी भी हायर की तरफ नहीं आता है। तो इसलिए यहां पर हमने मिसाल के तौर पे यहां 3 मोल थे हाइड्रोजन के, मैंने ऐसा किया कि 3 मोल को डबल कर दिया, 6। 1 मोल था, मैंने इसको 2 कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने अमाउंट किस तरफ बढ़ा दी, मैंने अमाउंट लार्ज कर दी, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा दी किस तरफ, रिएक्टेंट साइड पे। तो जिस तरफ कंसंट्रेशन अब ज्यादा है, लार्ज कंसंट्रेशन है, दूसरे तरफ उसके मुकाबले में कंसंट्रेशन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, ये डबल हुई तो डबल हो, लेकिन हमने इसको तो किया नहीं, तो इस तरफ लो कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन का उसूल है ये हायर कंसंट्रेशन से, हायर अमाउंट से किस तरफ जाने लगेगा, ये चलने लगेगा लो की तरफ। भाई क्यों चल रहा है, ताकि यहां जो अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ना एक्सेस में, ये इस तरफ चली जाए, और इस तरफ जो अमाउंट कम थी, क्योंकि इधर रिएक्शन चलेगा तो प्रोडक्ट बनेगी, तो यहां से रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट में, फिर और प्रोडक्ट में, फिर और प्रोडक्ट में जाएंगे, तो इसका मतलब है इधर अमाउंट बढ़ती रहेगी और ये कम होती जाएगी, फिर ये जो ज्यादा थी ना अब ये घटना शुरू होगी और ये बढ़ना शुरू होगी, तो ये जो है ये इधर आके इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए फिर यहाँ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा।